हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आपसे भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर। काफी सारे क्वेश्चंस को हमने देख लिया है, कुछ लास्ट के क्वेश्चन रह जाते हैं जिन्हें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए एक बार अपने क्वेश्चन पेपर को, कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास आए हैं और किस प्रकार से आप उन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए, आपने बात की थी यहाँ पर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने बात की थी। इसी के और में आपके पास क्वेश्चन आया था जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल आया था कि डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपके पास आया था उसमें आप बात कर रहे थे पीसीआर यानी कि पॉलीमर चेन रिएक्शन की, और सेकंड जो खंड आया था उसमें आप बात करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की। तो पीसीआर में अभी तक आपने क्या पढ़ा है, आपने पॉलीमर चेन रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप देख रहे थे कि किस प्रकार से छोटे से डीएनए के फ्रेगमेंट से आप डीएनए की मिलियंस कॉपी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल के बारे में आप बात कर चुके हैं, कुछ प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप पीसीआर की जो प्रोसेस है उसे पढ़ के आएंगे और उसका डायग्राम भी देख करके आएंगे। मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने अपना होमवर्क पूरा किया होगा। आपको बता रखा है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द जेनेटिक और मॉलिक्यूलर फाउंडेशन ऑफ अ डिजीज और अ हेल्थ कंडीशन इज नोन एज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। आपको आपको इस क्वेश्चन का सेकंड जो पार्ट है उसके बारे में बताया जा रहा है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स के बारे में। ठीक है, आपका डेढ़ नंबर के दोनों पार्ट्स आते हैं। पीसीआर के बारे में आपने बात कर ली थी, अब आप बात करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। चलिए, नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका पीसीआर का आ जाता है। आप ऊपर वाले पोर्शन पे ध्यान देंगे जिसमें आपको बता रखा है यहाँ पर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। क्या होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस? आपने कहा कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द जेनेटिक और मॉलिक्यूलर फाउंडेशन ऑफ अ डिजीज और हेल्थ कंडीशन। आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, अगर जो जेनेटिक लेवल पर आपको देखना है कोई भी जो डिजीज है उसकी कंडीशन किस प्रकार की है, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक यहाँ पे यूज करते हैं। It entails examining genetic material such as DNA, RNA, proteins for mutation, changes, or aberrant expression that may be linked to the disease. यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे एग्जामिन करते हैं। डीएनए और आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, या प्रोटीन को आप एग्जामिन करते हैं कि वो कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो उसका पता वहां पर चल जाए। The procedure or doctor to make more accurate diagnosis, track illness development and create a individual treatment strategies। ठीक है, तो जैसे कि नाम ही में बता रहा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करते हैं कि वहां पर कोई प्रॉब्लम, आपकी जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई भी जो डिजीज है तो उसका पता वहां पर लगाया जा सके। क्लियर है इतनी बात? इजी है। अब बात आती है जीन थेरेपी की। क्वेश्चन आपसे 25 है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है। क्वेश्चन में पूछा गया है जीन चिकित्सा क्या है, व्हाट इज जीन थेरेपी। अब शब्द का ही मतलब आप समझिए, जीन थेरेपी का मतलब है कि आप जीन की थेरेपी कर रहे हैं। जीन की थेरेपी क्यों कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम जीन में होगी इसलिए आप जीन की थेरेपी कर रहे हैं, यानी कि आप प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर थेरेपी कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है एडीए यानी कि एडेनोसिन डीएमिनेज का शरीर में क्या कार्य है। आपको ये जो क्वेश्चन था एडीए का क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं जब आप प्रीवियस लेक्चर में दूसरे क्वेश्चन पेपर को देख रहे थे। सबसे पहले बात करेंगे जीन थेरेपी के बारे में, उसके बाद एडीए के बारे में यहाँ पर जानेंगे। आपको बताया गया है जीन थेरेपी इज द टेक्निक फॉर अ करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन थ्रू अ जीन मैनिपुलेशन। क्या है जीन थेरेपी? जीन थेरेपी जीन हेरफेर के माध्यम से दोषपूर्ण जीन को ठीक करने की एक तकनीक है। तो सिंपली जीन थेरेपी में हम क्या कर रहे हैं, आपने कहा हर एक कैरेक्टर के लिए क्या है, जीन रिस्पॉन्सिबल है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जीन क्या है, पीस ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यानी कि हमने क्या बात की है, आपने कहा आपके पास डीएनए है और डीएनए का कोई भी फ्रेगमेंट, कोई भी पीस, कोई भी पार्ट जो कि आरएनए के निर्माण में सहायता कर रहा है, और ये आरएनए एक प्रोटीन को बनाएगा, और ये जो प्रोटीन है वो किसी कैरेक्टर या किसी गुण के लिए उत्तरदायी होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट हो गई है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्किन कलर हो गया है, ठीक है,
कोई भी चीज यहाँ पर है तो ये सीक्वेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आपने कहा अगर आप इसे डायग्रामेटिक वे में लिखेंगे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये आपके पास डीएनए है, आपने कहा डीएनए का ये पोर्शन जो आरएनए बना रहा है और आरएनए से फिर क्या बना, प्रोटीन, और प्रोटीन किसी कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो आपने कहा ये वाला जो पीस है, इस पीस को आपने क्या कहा, जीन कहा। इस पीस को आपने क्या कहा, जीन कहा। अगर हम डायरेक्टली कहें कि जीन ही क्या है, कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये गुणों के लिए उत्तरदायी है, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, आपने कहा कि डीएनए का एक सेगमेंट जो आरएनए बना रहा है और इस आरएनए अब प्रोटीन बनाया और यही प्रोटीन अब किसी गुण को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो पोर्शन क्या था आपका, जीन था। तो आप कह सकते हैं कि जीन ही क्या है, गुणों के लिए उत्तरदायी है। आपको कहा गया कि कोई जो जीन अगर फॉल्टी जीन आ गया है, ठीक है, फॉल्टी जीन यानी कि कोई एक जीन है जो कि खराब हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, कोई भी रीजन यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर अगर फॉल्टी जीन बना है तो फॉल्टी जीन से क्या बनेगा आपका, फॉल्टी आरएनए, फॉल्टी आरएनए क्या बनाएगा आपका, फॉल्टी प्रोटीन बनाएगा। फॉल्टी प्रोटीन क्या करेगा, एबनॉर्मल कैरेक्टर को दिखाएगा। नॉर्मल चीजें यहाँ पे नहीं होगी, सारी असामान्य चीजें ही यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि आपने कहा आपका जो जीन है वही फॉल्टी हो गया। फॉल्टी का मतलब क्या है, जीन में कोई भी खराबी आ गई है। जब जीन में खराबी आ गई है इसका मतलब डीएनए की इस पीस में खराबी आ गई है, तो ये जो आरएनए है ये भी क्या बनेगा, एबनॉर्मल बनेगा, असामान्य आरएनए बनेगा। इस असामान्य आरएनए से असामान्य प्रोटीन बनेगा और इस असामान्य प्रोटीन से असामान्य गुण आपको दिखेगा, यानी कि जो गुण वहां पे होना चाहिए था वो आपको नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप हाइट का लेते हैं, आपने कहा ये था नॉर्मल जीन पे, इसमें एक जीन फॉल्टी हो गया, तो आपने इसे कैसे लिखा, इस प्रकार से लिखा। आपने कहा कि ये क्या कर रहा है, इसका जो गुण था, जो कैरेक्टर था वो था टॉलनेस, लेकिन यहाँ पर जो एलील है वो खराब हो गया है, तो वो टॉलनेस को यहाँ पर अब प्रदर्शित नहीं कर रहा है। फिर आपने कहा कि अगर ये भी फॉल्टी हो गया तो आपने इसे स्मॉल टी कहा। तो आपने कहा इसका जो कैरेक्टर था, गुण था, जो नॉर्मल गुण हम कह रहे हैं, वो क्या था, लंबाई का गुण था, टॉलनेस का गुण था। दोनों जीन खराब हो गए, टॉलनेस कहीं से भी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, यानी कि वृद्धि नहीं हुई, तो वृद्धि नहीं हुई तो आपको बौनापन देखने को मिला। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो जीन है ये फॉल्टी जीन यहाँ पर आ गया है। फॉल्टी जीन आ गया तो क्या होगा यहाँ पर, अब आप इस जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, आपने क्या किया, इस जीन को, जो डिफेक्टेड जीन आपके पास है उसे आपने हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दिया है। कैसे किया, आपने कहा जीन थेरेपी के माध्यम से किया है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात कि जीन थेरेपी में कर क्या रहे हैं आप लोग और क्यों कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको क्या बता रखा है। आपने कहा इट इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन। से वही बात है, क्या करते हैं आप, ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर आप इस जीन को हटा लेंगे और यहाँ पर नया जीन ऐड कर लेंगे। ठीक है, जो हेल्दी होगा, जो स्वस्थ होगा। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन ऑफ जीन फॉर एडेनोसिन डीएमिनेज इन डीएनए डेफिशिएंट इंडिविजुअल। एग्जाम्पल आपको क्या दिया गया है, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, आपने कहा इसमें क्या करते हैं, यानी कि जीन थेरेपी में क्या करते हैं, दोषपूर्ण जीन को बदलने के लिए व्यक्ति में एक सामान्य जीन की डिलीवरी शामिल है। उदाहरण के लिए एडीए की कमी वाले व्यक्ति में एडेनोसिन डीएमिनेज के लिए जीन का परिचय। ये आपके पास क्या आता है, एग्जाम्पल आता है एडीए का। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या देखा था, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब ध्यान दीजिए कि ये आपका जो एडीए है, एडीए का फंक्शन क्या होता है, आपने कहा इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम प्रतिरक्षा प्रणाली के सामान्य कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। अब आपके पास एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है एडीए का फंक्शन क्या है। ठीक है, क्लियर है इतना। The individual suffering from this disorder can be cured by transplantation of bone marrow cell. Bone marrow cell आपकी क्या होती है, स्टेम सेल आपने पढ़ी थी, जो कि बहुत फास्ट क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, तो जो बोन मैरो है, यहाँ पर आपने बोन मैरो को ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं। क्यों करेंगे, ताकि यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिसऑर्डर है इसका क्योर यहाँ पर किया जा सके। The first step involved the extraction of lymphocyte from the patient's
बोन मैरो, सबसे पहले स्टेप क्या होगा, आपने जो पेशेंट आपके पास है उसका बोन मैरो आप लेते हैं, ध्यान रखिए। उसके बाद देन अ फंक्शनल जीन फॉर एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लिम्फोसाइट विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। यहाँ पर आपका जो वेक्टर यूज हुआ है वो क्या है, रेट्रोवायरस है। अब वेक्टर का नाम आ गया तो सबसे पहले वेक्टर के, जब आपने पढ़ा था डीएनए बायोटेक्नोलॉजी, जब आपने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी में आपने वेक्टर की बात की थी, और वेक्टर का जब भी नाम आप लेते हैं आपने इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर देखा था, क्या कहते हैं इसे, प्लाज्मिड। आपने कहा था प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर हम यूज कर रहे हैं। प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। ये बैक्टीरिया सेल है, ये इसका क्या है, अपना सर्कुलर डीएनए है। इसके अलावा एक और यहाँ पर एक्स्ट्रा डीएनए है जिसे आप क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड को आप एज अ वेक्टर देख रहे थे। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में एज अ वेक्टर आपका क्या यूज हुआ है, रेट्रोवायरस। ठीक है, क्या काम होता है वेक्टर का, आपने कहा आप क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर पीस ऑफ डीएनए आपका हो गया, या फिर जीन, आप कुछ भी कहिए, आप ट्रांसफर करने के लिए आपको एक वेक्टर चाहिए होता है। जैसे कि अगर आपको अपने स्कूल से घर, घर से स्कूल जाना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर व्हीकल का यूज करते हैं, कुछ भी शामिल हो सकता है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, आप यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही काम वेक्टर का भी होता है कि आपने एक पर्सन से जेनेटिक मटेरियल को लिया और दूसरे पर्सन में आपको डालना है, तो डालने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए कि जो कि क्या कर सके, जो कि आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंसर्ट करा सके। उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, यहाँ पे रेट्रो वायरस का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये बताया गया है कि सबसे पहले एडीए के बारे में आपने बात की है कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इम्यून सिस्टम नॉर्मल आपका क्या कर सके, कार्य कर सके, उसके लिए एडीए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अब एडीए क्या है ये भी ध्यान रखिए, एंजाइम है एडीए, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि क्या है, एडेनोसिन डीएमिनेज क्या है, एक एंजाइम है। तो ये जो एंजाइम है इम्यून सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस एंजाइम के लिए भी क्या होगा, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आपको सबसे पहले हमने क्या किया, जो पेशेंट था उसका बोन मैरो हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि निकाल दिया है। Then a functional gene for ADA is introduced into lymphocytes with the help of retrovirus. अब हमने एक फंक्शनल जीन लिया, कौन सा फंक्शनल जीन लेंगे, कोई भी नहीं लेंगे, जो कि एडीए के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको आप लेंगे, और उसे आपने क्या किया, लिम्फोसाइट में ऐड कर दिया। These treated lymphocyte containing ADA gene are then introduced into the patient's bone marrow. अब आप क्या करेंगे कि उस लिम्फोसाइट को जिसमें एडीए का जीन है उसे आपने बोन मैरो में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है द जीन गेट एक्टिवेटेड प्रोड्यूसिंग फंक्शनल टी लिम्फोसाइट्स एंड एक्टिवेटिंग द पेशेंट इम्यून सिस्टम। अब आपको पता है कि क्या होगा, जब बोन मैरो में आपने यहाँ पर ऐड कर दिया है एडीए के जीन को, उसके बाद आप पेशेंट में उसे फिर से क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ पर जो एडीए है वो यहाँ पर बनने लगेगा। क्लियर है, क्या क्या चीजें आपने पढ़ी है, आपने कहा जीन थेरेपी, जीन के हेरफेर के माध्यम से दोषपूर्ण जीन को ठीक करने की एक तकनीक है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, दोषपूर्ण जीन को बदलने के लिए व्यक्ति में सामान्य जीन की डिलीवरी कर लेते हैं। एग्जाम्पल आता है, एडीए की कमी वाले व्यक्ति में एडेनोसिन डीएमिनेज के लिए जीन का परिचय। अब जीन थेरेपी जब भी आपके पास क्वेश्चन आया, आपके पास एग्जाम्पल क्या आएगा, यहाँ पर एडीए का एग्जाम्पल आप लोग लेंगे। चलिए, तो एडीए क्या है, एक एंजाइम है जो कि आपके इम्यून सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें आपने की, इस विकार को दूर करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को अस्थि मज्जा कोशिकाओं के प्रत्यारोपण द्वारा ठीक किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोगी की अस्थि मज्जा से लिम्फोसाइट को निकाल लेंगे। बोन मैरो से आपने क्या किया, लिम्फोसाइट निकाला, लिम्फोसाइट में एडीए के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है जो कि एक्टिव है उसे आपने इंसर्ट किया। उसके बाद आपने क्या किया, उन लिम्फोसाइट को फिर से पेशेंट में आपने डाला, और अब आप क्या देखेंगे, एडीए जीन युक्त इस उपचारित लिम्फोसाइटों को फिर रोगी की अस्थि मज्जा में डाला जाता है। इस प्रकार जीन सक्रिय होकर कार्यात्मक टी लिम्फोसाइट का उत्पादन करता है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है। यही चीज आपको इस इमेज में बहुत अच्छे से समझाई गई है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपको एक बैक्टीरियल सेल दिखाई गई है, आपको बैक्टीरियम कैरिंग प्लाज्मिड विद क्लोन नॉर्मल ह्यूमन एडीए जीन। ठीक है,
यहाँ पर क्या है, ये आपको प्लाज्मिड दिखाया गया है और प्लाज्मिड में ये वाला जो पोर्शन है आपका वो क्या है, एडीए जीन है, ठीक है, एडीए जीन है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको इस एडीए जीन की आवश्यकता है, इसके लिए क्या होगा, इस जीन को कल्चर कराया जाता है। कैसे कराया जाएगा, उसके लिए आपने पीसीआर पढ़ा था, पॉलीमर चेन रिएक्शन आपने पढ़ी थी, ठीक है। ये आपका क्या है, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में क्या लगा हुआ है, एडीए जीन लगा हुआ है। सेकेंड इमेज आपको बताई गई है जेनेटिकली डिसेबल्ड रेट्रोवायरस। अब ये जो रेट्रोवायरस है ये इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं होगा, आपको बताया गया जेनेटिकली डिसेबल्ड रेट्रोवायरस है, इसलिए हम क्या करेंगे, एज अ वेक्टर यूज करेंगे अपनी बॉडी में। तो सेकेंड स्टेप में आपने क्या देखा, क्लोन एडीए जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू वायरस। अब हमने ये जो जीन था इस वायरस के अंदर यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। साइड में आपको क्या बताई गई है, टी सेल्स बताई गई हैं विद डिसेबल्ड एडीए जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द पेशेंट। ये आपको लिम्फोसाइट दिखाई गई है जो कि पेशेंट के लिम्फोसाइट है, जिसमें जो एडीए जीन है वो इनएक्टिव है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर इस वायरस की मदद से आपने ये जो एडीए जीन था, एडीए के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था, उसे आपने लिम्फोसाइट में ऐड कर लिया है। क्या पढ़ा आपने, रेट्रोवायरस इन्फेक्ट्स टी सेल ट्रांसफर एडीए जीन टू सेल। क्योंकि वायरस का जो नेचर होता है वो आपने क्या पढ़ा था, वायरस जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर हुआ, सबसे पहले वो जो जेनेटिक मटेरियल है उसे उस सेल में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और जैसे ही उसने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया वो वहां पर रेप्लिकेट होने लगता है। तो सेम यही चीज वायरस यहाँ पे भी करेगा। ये जो जीन का पीस है ये क्या करेगा, इसे इन लिम्फोसाइट में इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब एडीए के लिए जो जीन है, जो एक्टिव जीन है, वो यहाँ पर हमारे पास आ गया है। अब क्या होगा, सेल्स आर ग्रोन इन कल्चर टू इंश्योर एडीए जीन इज एक्टिव। अब आपको क्या करना है, जो कल्चर मीडियम है वहां पर देखना है कि एडीए का जीन एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। टेस्टिंग होती है, आपको मिलता है कि एडीए का जीन एक्टिव हो गया है। अब आप क्या करेंगे, जेनेटिकल अल्टर्ड सेल्स आर री इम्प्लांटेड प्रोड्यूस्ड एडीए। अब आपने क्या किया, जो भी पेशेंट था उसके अंदर आपने लिम्फोसाइट को इंसर्ट कर दिया है। ये आपका क्या था, जीन थेरेपी है। और आप इसी प्रकार से इमेज को बना सकते हैं, आपका कंप्लीट आंसर इस इमेज में आ जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं आपके पास। अगला जो प्रश्न आपके पास आया है, पुनर्योजन डीएनए तकनीक का केवल आरेखीय प्रदर्शन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पार्ट में आया है। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का आपके पास आता है जिसमें कहा गया है रिप्रेजेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ओनली बाय डायग्राम। आपको बताना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, सिर्फ डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना है। सेकंड पार्ट आपको बताया गया है व्हाट आर द एंटीबायोटिक इन पीबीआर 322। क्या है पीबीआर 322, प्लाज्मिड के बारे में आपने बात की थी, वेक्टर के बारे में बात की थी, उसके बारे में आपने डिटेल स्ट्रक्चर भी देखा था। आपको बताना है पीबीआर 322 में एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपको इमेज दिखाई गई है, ठीक है, स्टेप आपको बताए गए हैं। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या देखा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है, ये आपको बैक्टीरिया का नाम बताया गया है। पहले स्टेप में क्या होगा, ट्रीट फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज, ठीक है, पहला स्टेप हो गया है। आपने क्या किया, यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड को यूज किया है और ये क्या है, टी डीएनए है। चलिए ये क्या है, ये वाली जो साइट है रेड में आपको दिखा रखी है, साइट वेयर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट, ये वो वाली साइट है जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, कट करेंगे और डिजायरेबल जो पीस ऑफ डीएनए है उसे वहां पर इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपने क्या देखा, डीएनए कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट जानते हैं आप, हमने क्या बात की थी, जीन ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो जीन हमें ट्रांसफर करना है उसे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो रेड वाला पोर्शन था ये वो साइट है जहां पर रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम थे उन्होंने क्या किया, कट किया, यहाँ पर कट किया तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर फिट हो गया है। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड है, हो गया। ये क्या आपका वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर के अंदर ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या देखा, इंसर्टेड टी डीएनए कैरिंग अ न्यू जीन, यहाँ पर न्यू जीन आ गया है। अब आपने इसे प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सिंपली आपको बताता है क्या है, आपको क्या करना था, डीएनए को ट्रांसफर करना था एक पर्सन या एक व्यक्ति या एक जीव से दूसरे जीव में, ठीक है। उसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे डीएनए को। उस व्यक्ति से सबसे पहले आप डीएनए को निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे, डीएनए को क्या वहां पर अलग अलग
जो पार्ट होते हैं उसे आप सेपरेट करेंगे, यानी कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे आप सेपरेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने क्या किया, प्लाज्मिड में उसे इंसर्ट किया और प्लाज्मिड को आपने फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर दिया है। इतनी सी बात होती है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में। फर्स्ट स्टेप आपने देखा। सेकंड में आपने क्या कहा, इंट्रोड्यूस द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू द कल्चर प्लांट सेल, और लास्ट में आपने क्या कहा, रीजनरेट न्यू प्लांट फ्रॉम कल्चर सेल। इजी है। आप लोग को करना क्या है, जो इमेज है इमेज आपको देखनी है और उसे एक्सप्लेन वहां पर कर देना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर PBR 322 के बारे में। सबसे पहले इमेज देखिए, ये आपके पास आता है PBR 322 और यहाँ पर आपको अलग अलग एंजाइम दिखा रखे हैं, ठीक है। आपने कहा वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज यूज्ड एज अ व्हीकल टू कैरी अ पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट इनटू अ होस्ट सेल एज पार्ट ऑफ अ क्लोनिंग और अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। आपने सेम चीज हमने यही डिस्कस की थी। हमने कहा था वेक्टर क्या है, एक डीएनए अणु है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है किसका, बैक्टीरिया का। लेकिन ध्यान रखिए आप क्या याद रखेंगे, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जिसका उपयोग क्लोनिंग या पुनः संयोजन डीएनए तकनीकी के हिस्से के रूप में एक विशेष डीएनए खंड को मेजबान कोशिका में ले जाने के लिए एक वाहन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा PBR 322 is a plasmid vector in which P stand for plasmid and BR stand for Bolivar and Rodriguez, the scientist who constructed it। आपको कहा गया PBR 322 एक प्लाज्मिड वेक्टर है जिसमें P का मतलब क्या होता है, प्लाज्मिड है, BR का मतलब होता है बोलीवर और रोड्रिग्स। ये वे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसका क्या किया था, निर्माण किया था। यानी कि PBR 322 क्या कर रहे हैं, एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं, एक प्लाज्मिड है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, द प्लाज्मिड PBR 322 वेक्टर कैरीज द जीन्स फॉर द टेट्रासाइक्लिन। किसके लिए जीन कैरी कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन के लिए। कैसे लिखते हैं, TT इस प्रकार से, R ऊपर आप लिखते हैं। सेकेंड क्या है, एम्पिसिलिन। कैसे लिखते हैं, AM पे, R ऊपर होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपने कहा कि PBR 322 वेक्टर में टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन प्रतिरोध के लिए क्या होते हैं, जीन वाहन करता है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स आर PSTI एंड PVUI। आपको ये ध्यान रखना है कि जो एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन है वो क्या है, PSTI है और PUVI है। नेक्स्ट आपने कहा टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन क्या है, BAMHI है और SALI है। ये जीन परिवर्तनकारी और गैर परिवर्तक की पहचान और चयन करने के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट आपने कहा एक चयन योग्य मार्कर की उपस्थिति से गैर ट्रांसफॉर्मेट और ट्रांसफॉर्मेट का चयन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मिड में मौजूद एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन के लिए ट्रांसफॉर्मेट को एंटीबायोटिक के माध्यम पर चढ़ाकर चुना जा सकता है। लास्ट वाली लाइन को आप तब समझेंगे जब आप क्या करेंगे, इस वेक्टर का जब आप डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर आप अलग अलग एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि PS फर्स्ट क्या है यहाँ पर, ठीक है, साल फर्स्ट क्या है यहाँ पे, बाम H1 क्या है, या PVU क्या है, इकॉर 1 यहाँ पर क्या है, हिंद थर्ड यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे जब। तो आपने करना क्या है, PBR 322 आता है, बहुत कॉमन है, आपकी बुक में भी दिया गया है। एक बार आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल स्ट्रक्चर देख लेंगे। अभी के लिए क्वेश्चन है आपसे सिर्फ एंजाइम्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है। आपको करना क्या है, पूरा जो स्ट्रक्चर है डिटेल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखना है। चलिए अगला जो प्रश्न आपके पास आता है 5 नंबर के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। 5 नंबर सीधे सीधे आप लोग ले सकते हैं। आपको पूछा गया है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। राइट डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक और अलैंगिक जनन में आपको अंतर लिखना है। तो बहुत इजी है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं हम, क्योंकि आप क्लास 7 से सेम टॉपिक पढ़ते चले आ रहे हैं और सेम ही आपका आंसर भी होता है। सबसे पहले एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा था, आपने कहा asexual reproduction is a mode of reproduction that is involved in the production of offspring by a single parent। यानी कि अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें एक ही जनक नई संतति के निर्माण के लिए सक्षम होता है।
सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टर होते हैं ये भी आप अच्छे से जानते हैं। आपने कहा सबसे पहले तो क्या होगा, सिंगल पेरेंट होगा, एक ही जनक शामिल होता है, एक ही जनक शामिल होता है, प्लस यहाँ पे गैमीट नहीं बनते हैं, क्योंकि गैमीट बनने के लिए आपको दो प्रकार के गैमीट चाहिए होते हैं, क्योंकि एक ही जनक है, गैमीट नहीं हुआ, गैमीट नहीं बना, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन नहीं होगा, क्योंकि निषेचन कब होगा, जब गैमीट का फ्यूजन होता है, युग्मक का संलयन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत जल्दी ये प्रोसेस होती है, ठीक है। क्यों जल्दी होती है ये भी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि गैमीट ही नहीं बने हैं। आपने देखा कि गैमीट बनने में ही बहुत लंबी प्रोसेस आपने देखी थी जब आप बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो आपने क्या देखा वहां पर, आप देख रहे थे कि किस प्रकार से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है, आपने पूरी डिटेल जो प्रोसेस थी वहां पर देखी थी। आपने कहा था किस प्रकार से माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन हुए, उसके बाद आपको क्या मिले, वहां पर पॉलन ग्रेन मिले। इसी प्रकार से आपने क्या देखा था, मेगास्पोर मदर सेल में देखा था, वहां पर डिवीजन हुई और आपको एग सेल मिली। तो सबसे पहले तो गैमीट फॉर्मेशन में बहुत लंबी प्रोसेस होती है, नेक्स्ट आपने कहा पॉलिनेशन होगा, नेक्स्ट आपने कहा फर्टिलाइजेशन होगा, और जब फर्टिलाइजेशन हुआ तब वहां पर एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यानी कि भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस अलैंगिक जनन में नहीं होती है, इसीलिए क्या है बहुत शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपने कहा द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एंड ग्रो रैपिडली, क्यों, क्योंकि सिंपली एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जा रही है, तो जल्दी से क्या करते हैं ये ग्रो करने लगते हैं। नेक्स्ट आपने कहा ऑफस्प्रिंग इज जेनेटिकली सिमिलर, कोई भी आपको वेरिएशन देखने को यहाँ पर नहीं मिलती है, इजी है, सिंपल सी बात है, आप लोग सारे जानते हैं। अब टाइप्स आते हैं, तो टाइप्स में आपने बाइनरी फिजन पढ़ा, किसमें पाया जाता है, अमीबा है, बर्डिंग है, किसमें पाया जाता है, हाइड्रा है, फ्रेगमेंटेशन है, किसमें पाया जाता है, आपने कहा स्पाइरोगायरम पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, किसमें पाया जाता है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें देखा आपने, स्पोरोजेनेसिस है, किसमें पाया जाता है, आपने कहा जो फंगस होती है उनमें पाया जाता है। यहाँ पर हम एक एक जो अलैंगिक जनन का प्रकार है उसे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आप छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, सिंपल सी चीजें हैं। आपको करना क्या है, बाइनरी फिजन आपको बताना है और सिंपली डायग्राम के माध्यम से आपने दिखा देना है कि किस प्रकार से अमीबा में क्या हुआ है, बाइनरी फिजन हुआ है। ये आपका अमीबा है, ये आपका जो अमीबा का न्यूक्लियस है ये स्प्लिट होने लगा है, एट लास्ट आपने कहा आपके पास दो अमीबा आ गए हैं, बाइनरी फिजन कंप्लीट है, यही पढ़ा था आपने, ठीक है। बर्डिंग में हम अगर बात करें तो आपने कहा ये हाइड्रा है, यहां से आपके पास बेबी हाइड्रा आना शुरू हो गया, ठीक है। यहां पर आपके पास एक कंप्लीट हाइड्रा बन जाता है, एट लास्ट आपने कहा ये है पेरेंट हाइड्रा और ये आपके पास बेबी हाइड्रा आ गया, ठीक है, हो गया बर्डिंग। फ्रेगमेंटेशन में आपने क्या बोला, फ्रेगमेंटेशन में सिंपली आपके पास स्पाइरोगायरा आया इस प्रकार से, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा रीजनरेशन भी आपके पास आता है, रीजनरेशन किसमें देखा, प्लेनेरिया में देखा था, आपने कहा प्लेनेरिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक में हेड वाला पोर्शन रह जाता है, एक में टेल वाला पोर्शन रह जाता है, तो हेड वाले पोर्शन में टेल आ गई और टेल वाले पोर्शन में हेड आ गया, ये आपका क्या है, रीजनरेशन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपने क्या पढ़ा था, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का कोई भी पार्ट, आपने स्टेम लिया है, आपने लीफ ली है या फिर आपने रूट ली है, छोटा सा पार्ट लिया और आपने उसे बो दिया और उसी से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पोरोजेनेसिस में आप पढ़ते हैं किसके बारे में, जब आप फंगस यानी कि कवक में देखते हैं किस प्रकार से स्पोर बने और स्पोर का जर्मिनेशन होता है, ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है लैंगिक और अलैंगिक जनन में डिफरेंस, जो कि आप लोग खुद करके लेके आएंगे, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आपको एटलीस्ट 10 डिफरेंस यहाँ पर करके लेके आने हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कुछ आपको नए लग सकते हैं, तो जो आपको टॉपिक नहीं अच्छे से क्लियर है वो आप लोग फिर से पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।